सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 24 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आप देखेंगे ईरान के खिलाफ जल्द शुरू होगी नई जंग। इस बार अमेरिका के इत्तेहादी भी देंगे साथ, अरब करेंगे हमला या नाटो भेजेगा फोर्स। हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ईरान ने कस दिया नया शिकंजा। कायदे कानून तोड़े तो जब्ती और हमेशा की हिरासत की धमकी। गजा के बच्चों की पतंगों तक से डर गया इसराइल। डिफेंस मिनिस्टर ने फौज को दिया पतंगबाजों के खिलाफ हमले का हुक्म, तो नेतन्याहू ने दे डाला और ज्यादा खतरनाक ऑर्डर। यमन में होती लड़ाकों पर बड़ा हमला। यमनी फौज ने ड्रोन लॉन्च करने वाले ठिकानों को ही कर डाला तबाह। अल-कुद्स शहर में इसराइल के एक फैसले से भड़का मिस्र। नेतन्याहू सरकार को दे डाली सख्त वार्निंग। और इसी के साथ देखिए, सीरिया पर इसराइली हमलों से खुद इसराइली मीडिया हो गया नाराज और 100 से ज्यादा साबिक एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ने इसराइल के खिलाफ आखिर क्यों खोल दिया मोर्चा। आखिरकार ईरान के खिलाफ एक बार फिर से जंग शुरू होगी और इस बार कई मुल्क मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। दोस्तों, ये बात मैं एक बयान के बाद कह रहा हूं, और ये बयान डोनाल्ड ट्रंप जैसे किसी बड़बोले लीडर ने नहीं, बल्कि ट्रंप के अलावा अमेरिका की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे एक बेहद संजीदा इंसान ने दिया है। तो ये बयान एक संजीदा ओहदेदार का है, इसलिए इस बात की संजीदगी को समझना भी बेहद ज़रूरी है। 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात इस बात का साफ सिग्नल अमेरिका की तरफ से आ गया कि ईरान के खिलाफ जंग का एक और नया दौर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी यूं समझ लीजिए कि अमेरिकी संसद की लोकसभा, उसके स्पीकर माइक जॉनसन ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के साथ जंग के एक नए फेज में दाखिल होने जा रहा है। माइक जॉनसन ने जो दावा किया वो बहुत अहम है। उसने दावा किया कि अगले फेज में अमेरिका के अलाइ मुल्क भी, अमेरिका के दोस्त साथी मुल्क भी इस मुहिम में साथ देंगे और वो मिलकर इस जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जॉनसन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोक दिया है, जो पिछली तमाम अमेरिकी हुकूमतों का भी मकसद था। जॉनसन ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि हमने सांप के सर को कुचल दिया है, लेकिन बातचीत की मेज़ पर ईरानियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जब जॉनसन ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के एलाइ भी इस मुहिम में साथ देंगे, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो एलाइ हैं कौन? क्या अरब मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर और इस बार खुलकर इस जंग में उतरेंगे, या फिर नाटो के मुल्क यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर सीधे अटैक बोलेंगे? क्योंकि अगर जॉनसन का ये बयान हकीकत में बदल गया तो फिर इस बार ये कोई मामूली जंग नहीं होगी जैसे अभी तक हो चुकी, बल्कि ये एक अजीम जंग होगी जिसमें अमेरिका और इसराइल के अलावा कई और बड़े मुल्क मिलकर ईरान पर एक साथ हमला बोलेंगे। मैंने मामूली जंग इसलिए कहा क्योंकि कोई फौज ज़मीन पर नहीं उतरी, सिर्फ एयरफोर्स से ये जंग लड़ी गई। ईरान ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अगर अमेरिकी फ़ौज ज़मीन पर आ जाती तो ईरान पता नहीं क्या करता। तैयारी बहुत बड़ी है। ईरान ने शहादतें दी। वो शहादतें मामूली नहीं हैं, लेकिन वो जंग फुल फ्लैश जंग नहीं थी जो अब तक लड़ी गई, क्योंकि जब तक ग्राउंड ट्रूप्स नहीं उतरते तब तक जंग को जंग नहीं कहा जाता। तो क्या इस बार ग्राउंड ट्रूप्स उतरने वाले हैं? ज़मीनी हमला होने वाला है जिसमें अमेरिका और इसराइल के अलावा कई और बड़े मुल्क मिलकर ईरान पर एक साथ हमला बोलेंगे। दोस्तों, अमेरिकी स्पीकर का ये बयान साफ बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में बारूद का एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ईरान के खिलाफ एक और खूनी जंग की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लोग वहीं हवा में उड़ा देते थे। आज जॉनसन का बयान है, जबकि ट्रंप के बयान को भी समझना था। उसने 2 बार कहा पिछले साल, इस साल के हमला करेंगे, कर दिया। उसने सुप्रीम लीडर से कहा कि आप जहां सोते हो बहुत देर सोते हो, ज़रा जगह बदल कर सोया करो। उसने सुप्रीम लीडर को भी कत्ल कर दिया। ईरान के न जाने कितने कमांडर्स को कत्ल कर दिया, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया हमलों में। और लोग कहते हैं अमेरिका ऐसी बातें करता है, ऐसी लंबी लंबी बातें। तो ये सब कहाँ से, ये सब क्या है? किसी की भी धमकी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ख़ास तौर से अपने दुश्मन को हल्के में लेने वाला अक्लमंद नहीं होता। ईरान अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेता। आगे बढ़ते हैं।
ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए एक बेहद सख्त और नया फरमान जारी कर दिया है। ईरान की पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने साफ साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दी है कि जो भी जहाज़ ईरानी कानूनों और उसूलों की खिलाफ वर्जी करेगा उसके मुस्तकबिल के सफ़र पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। फिर वो आए जाएगा नहीं, नुमाइश का मुजस्समा कहीं बनकर रख दिया जाएगा, उस पर लोग टिकट टेक कर चढ़ेंगे। अथॉरिटी के मुताबिक ईरान के बनाए रूल्स तोड़ने वाले जहाज़ों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, उन्हें जब्त किया जा सकता है या फिर हमेशा के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। मतलब अपने पास रखा जा सकता है, उसका कबाड़ बनाया जा सकता है, उसके क्रू को भी हिरासत में लिया जा सकता है। ईरान ने पर्शियन गल्फ से आने जाने वाली तमाम शिपिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि किसी भी जहाज़ को किराए पर लेने या चार्टर करने से पहले अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद वॉलंटियर लिस्ट यानी ब्लैक लिस्ट को अच्छी तरह चेक कर लें। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई जहाज़ इन पाबंदी शुदा जहाज़ों की मदद करता है, इन ब्लैक लिस्टेड जहाज़ों की मदद करता है, जैसे समंदर में शिप टू शिप तेल ट्रांसफ़र करना या कोई दूसरा तरीका अपनाना, तो उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा और उसका नाम भी वायलेटर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ईरान अब अपने कंट्रोल को टोटली लीगलाइज कर रहा है। मतलब कि लिस्ट चेक करो, तुम आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, तुम्हारा जहाज़ जो है कहीं ब्लैक लिस्ट में नहीं है, अगर तुम ब्लैक लिस्ट वालों की मदद करते हो तो हमारी ब्लैक लिस्ट में आ जाओगे। तो ईरान की जो ज़ुबानी बातें थीं अब वो अमली जामा बनकर वेबसाइट पूरा हर चीज़ उस पर आ रही है। यह एक बड़ा जो है डेवलपमेंट है। देखते हैं आगे इसके असरात क्या होते हैं, क्या नतीजे निकल कर आते हैं। बढ़ते हैं आगे। कभी आपने सोचा है कि एक सिंपल सी पतंग की वजह से कोई मुल्क आप पर मिसाइल गिरा सकता है? नहीं सोचा है तो ख़ुद को गज़ा में खड़ा हुआ महसूस कीजिए और ये ख़बर सुनिए। आसमान में उड़ती फ़लस्तीनी पतंगें इसराइल को डरा रही हैं। गज़ा के 12-13 साल के बच्चों की पतंगों तक से इसराइल बुरी तरह डर रहा है। सही सुना आपने। इसराइल इस वक्त इतना खौफज़दा है कि उसका डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स बच्चों के इन पतंगों को लेकर बेहद बेरहम हो चुका है। उसने इसराइली फ़ौज को सीधा हुक्म दे दिया है कि पतंगे उड़ाने वालों के साथ भी ठीक उसी तरह निपटा जाए जैसे किसी अटैक ड्रोन उड़ाने वालों से निपटा जाता है। यानी कागज़ और मांझे की पतंगों के खिलाफ भी इसराइली फ़ौज अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी। कागज़ की पतंग से कोई मुल्क इतना घबरा जाएगा ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, हमारी आपकी अम्मी कभी बचपन में घबराती होंगी कि लड़का कहीं अंटिया से छत से गिर ना जाए। नाना हमारे छत को अंटिया कहते थे, पतंग को कनकैया कहते थे, दिल्ली में गुड्डी कहा जाता है। दोस्तों, इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने अपनी फ़ौज को ऑर्डर दिया है कि गज़ा से आने वाली किसी भी पतंग पर फ़ौरन और सख्ती से पलटवार किया जाए। काट्स का कहना है कि गुब्बारा पतंग जैसा होता है और पतंग ड्रोन जैसी होती है। वो कहता है कि चाहे उस पतंग में बारूद लगा हो या ना लगा हो, हम इसे सीधे जंग मानेंगे। काट्स कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है? बारिश का पानी आता है तो क्या पतंग गुब्बारा पतंग जैसा है, पतंग ड्रोन जैसा है? क्या यार। सुनिए खबर सुनिए। इजरायली फोर्स के सोर्सेज का खुद मानना है कि ये पतंगे 12 और 13 साल के मासूम बच्चे उड़ा रहे हैं और इन पतंगों से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, फिर भी इसराइल इन पर मिसाइलें और गोलियां दागने की धमकी दे रहा है पतंग उड़ाने वालों पर। पिछले एक हफ्ते के अंदर इसराइली फौज ने 6 ऐसी पतंगों को देखा है जो गजा से उड़कर इसराइल की नाजायज बस्तियों की तरफ आई थीं। हालांकि इस डर के पीछे एक पुरानी वजह भी है। वहीं ये सब मिसाइलें दागने की बात नहीं कर रहे। मगरबी नेगेव के इसराइली सेक्टर्स अपनी ही फौज पर भड़के हुए हैं। माजरा ये है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 से पहले गजा से उड़ने वाले गुब्बारों और पतंगों की वजह से उनके खेतों में, जंगलों और घरों में आग लग जाया करती थी सेटलर्स के, वो जो कब्जे वाले खेत और ज़मीन है। उसी पुराने खौफ की वजह से भड़के गुस्से के बाद अब इस्राएली फ़ौज बौखलाहट में आ चुकी है और वो फ़लस्तीनियों की पतंगों को भी हथियारों की तरह देख रही है। दोस्तों, लाखों करोड़ों डॉलर के एडवांस हथियारों से लैस फ़ौज, आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस फ़ौज अगर गज़ा के 12 साल के बच्चों की उड़ती पतंगों से कांपने लगे तो ये साफ दिखाता है कि इसराइल के अंदर इस कदर खौफ घर कर चुका है
कि आप पतंगे से डरा रहे हैं। ये खबर 23 अगस्त को सामने आई थी। मुझे पढ़कर थोड़ी अजीब सी लगी, आपको भी लगी होगी। अगली खबर भी इसी का हिस्सा है। नेतन्याहू की धमकी है वो ज़्यादा खौफनाक है। इसराइल गजा से उड़ने वाली पतंगों से डर रहा है और अब बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने भी हमास को इन पतंगों को लेकर धमकी दे डाली है। साथ ही इन पतंगों की वजह से फ़लस्तीनियों को बेघर करने की प्लानिंग भी खोल दी गई है। इसको लेकर 23 अगस्त की देर रात इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक बेहद अहम खबर छापी है। 23 अगस्त की रात ही नेतन्याहू ने इन पतंगों को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग की थी। खबर के मुताबिक इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खुली धमकी दी है कि गजा से इस्राएली सरहदी बस्तियों की तरफ पतंगे उड़ाने वालों पर इस्राएली फ़ौज अपने हमले और तेज़ करेगी। इतना ही नहीं, उसने गजा के कई इलाकों को खाली कराने यानी एवैक्यूएशन और वहां भारी बमबारी करने की वार्निंग भी दी है, यानी वो घरों को खाली करवाएगा। वीकेंड के दौरान गजा की तरफ से उड़कर आई कम से कम 4 पतंगे किबुत्स नहाल ओज की यहूदी बस्ती में जा गिरी थीं। हालांकि इस्राएली फ़ौज का खुद कहना है कि इन पतंगों में कोई ख़तरनाक या शक पैदा करने वाली चीज़ नहीं मिली और इससे किसी को कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। हाय पतंगे कहीं हमको मार न डालें। वजह यह है कि इस्राएली सेटलर्स इन पतंगों को उन पुरानी पतंगों और आग लगाने वाले गुब्बारों से जोड़ कर देख रहे हैं जिन्होंने पिछले सालों में साउथ इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर आगजनी और तबाही मचाई थी। खैर, नेतन्याहू और उसकी पूरी फौज का ये डर साफ बताता है कि कागज की उड़ती पतंगे भी अब उनके होश उड़ाने के लिए काफी साबित हो रही हैं। बात यमन की। हुथियों के ठिकानों पर बहुत बड़े और ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यमन की सरकारी फौज ने हुथी लड़ाकों के कई ठिकानों पर एक साथ कई जबरदस्त ड्रोन अटैक किए हैं। ये तस्वीरें उन्हीं हमलों की बताई जा रही हैं, बल्कि हैं सरकारी फौज की ही ये तस्वीरें हैं। यमन की इंटरनेशनल तौर पर पहचाने जाने वाली हुकूमत के मिलिट्री मीडिया सेंटर के मुताबिक ये हमले जंग के अलग अलग मोर्चों पर अंजाम दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि यमनी ड्रोन्स ने हूथियों के जमावड़ों, उनकी हरकतों और उनके बैरकों पर सीधे बम गिराए हैं। यमनी फौज ने दावा किया है कि इस सटीक एयर स्ट्राइक में हूथियों के उस खास ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया गया जहां से वो अपने अटैक ड्रोन्स लॉन्च किया करते थे, जहां से वो हमलावर ड्रोन यमनी फौज की तरफ दागते थे। दोस्तों, यमन के अंदर हूथियों के खिलाफ ड्रोन हमलों से इस तरह का पलटवार ये बताता है कि यमन की अंदरूनी जंग अब एक बेहद अग्रेसिव और नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें यमनी फौज ने 24 अगस्त की रात शेयर की हैं। हम भी आपको शहर में दिखा रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि दोपहर तक हूथियों के हमले की भी तस्वीरें आ जाएंगी, क्योंकि कभी इधर से हमला, कभी उधर से हमला और यही रिटेलिएशन, फिर उसके बाद फिर हमला, यही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अल-कुद्स शहर जेरूसलम या यरूशलेम आप सब जानते हैं, उसको लेकर मामला भड़क रहा है। मिस्र ने इसराइल के E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी और सख्त वार्निंग जारी कर दी है। मिस्र ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मकबूजा अल-कुद्स यानी कब्ज़े वाले अल-कुद्स शहर के मशरिक़ में इसराइल का ये नया प्रोजेक्ट, सेटलर्स के लिए बनाई जा रही बस्तियां, ये बेहद ख़तरनाक हैं। मिस्र के मुताबिक ये मंसूबा फ़लस्तीनी इलाकों के आपस के ज़मीनी कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और ईस्ट अल-कुद्स को उसके आसपास के बाकी इलाकों से बिल्कुल अलग थलग कर देगा। मिस्र ने कहा है कि ये कदम ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जब पूरे वेस्ट बैंक के अंदर इसराइली सेटलर्स के नाजायज़ कब्ज़े और उनके वहशियाना हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मिस्र का ये बयान साफ बताता है कि इसराइल इस E1 प्रोजेक्ट के ज़रिए फ़लस्तीन की ज़मीन को टुकड़ों में बांटने और मुस्तक़बिल की किसी भी मुकम्मल फ़लस्तीनी रियासत के रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की साजिश रच रहा है। सीरिया पर हमलों को लेकर अब खुद इसराइली मीडिया भी बेंजामिन नेतन्याहू पर बुरी तरह से बरस पड़ा है। इसराइल के जाने माने अखबार हारेट्स ने सीरिया की अबू अल दुहर एयरफील्ड पर इसराइली एयर स्ट्राइक को एक ख़तरनाक और बेवकूफ़ाना कदम करार दिया। ये एयर स्ट्राइक पिछले हफ्ते हुई थी।
अखबार ने साफ लफ्ज़ों में ख़बरदार किया है कि इस तरह के हमले इसराइल को तुर्की के साथ सीधे टकराव और जंग में घसीट सकते हैं। यानी इसराइली मीडिया को भी नज़र आ रहा है कि तुर्की के साथ जंग हो सकती है अगर बेंजामिन नेतन्याहू की जंग की सनक बंद ना हुई। एक तरफ जहां नेतन्याहू इस ऑपरेशन की डींगे हाँक रहा था और अपनी फौजी ताकत का ढिंढोरा पीट रहा था, वहीं इसराइली मीडिया के हारेट्स जैसे अखबार के एडिटोरियल ने आईना दिखाते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर नए अलायंस बन रहे हैं, नए रिश्ते तय हो रहे हैं और इसराइल इस पूरे खेल से बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। अखबार के मुताबिक इलाके में बदलती रीजन में बदलती डिप्लोमेसी के बीच इसराइल का ये अकेलापन उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह अपनी ही धुन में मस्त नेतन्याहू को ना तो किसी अखबार की इस वार्निंग की परवाह है और ना ही इस बात का खौफ कि उसकी जिद इसराइल को किस भयानक मोड़ पर लेकर जा खड़ा कर देगी। उसे लग रहा है कि इस कमाल का ज़वाल नहीं होगा। मैंने बचपन से सुना है हर कमाल बाज़वाल, और मैं तो खुद ही एक ये बात कहता हूँ अपने आप से, कहीं सुनी भी नहीं, कि जो मौज ऊपर चढ़ती है, जितनी ऊपर चढ़ती है उतनी तेज़ी से नीचे आती है, और कोई ऐसी मौज नहीं है जिसकी मुक़द्दर में सिर्फ उरूज लिखा हो। आता है नीचे, नीचे तो आना है हर मौज को चढ़ के, तो पहले चढ़ रही है फिर नीचे आएगी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के 100 से ज़्यादा साबिक डिप्लोमेट्स ने इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा और ओपन मोर्चा खोल दिया। ये बड़े समझदार लोग होते हैं, उनकी जमात है। फ्रांस के मशहूर अखबार ला मोंड में छपे एक मुश्तरका ख़त में इन सभी साबिक सफ़ीरों ने, एक पूर्व राजदूतों ने इसराइल पर चौतरफा और सख्त पाबंदियाँ लगाने की ज़ोरदार मांग की है। इन पूर्व डिप्लोमेट्स ने अपनी सरकारों से अपील की है कि इसराइल को हथियारों की सप्लाई पर फ़ौरन रोक लगाई जाए, गैर कानूनी नाजायज़ बस्तियों से, सेटलमेंट से होने वाले हर तरह के कारोबार पर बैन लगे और यूके और यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ अपने तमाम ट्रेड समझौतों को सस्पेंड कर दें। ख़त में बेहद दर्दनाक और साफ लफ्ज़ों में वार्निंग देते हुए लिखा गया है कि हमारी आँखों के सामने फ़लस्तीन का नामो निशान मिटाया जा रहा है। डिप्लोमेट्स ने साफ कहा कि अगर अब भी मगरबी मुल्कों ने इसराइल की बेलगाम ज़्यादतियों पर सख्त कदम नहीं उठाए तो पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल लॉ और इंसानियत का जनाजा निकल जाएगा। दोस्तों, यूरोप के 100 से ज़्यादा सीनियर डिप्लोमेट्स का ये खुला ख़त बताता है कि अब मगरब के अपने ही हलकों के अंदर इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ गुस्सा किस हद तक उबल चुका है। ये पूर्व डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, साबिक राजनयिक या राजदूत हो सकते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ में, इनकी बात में दम होता है। इनकी बातों को सुना जाता है क्योंकि ये एलीट क्लास हैं और इनकी बात का प्रेशर भी पड़ता है। याद रखिएगा, एक दिन प्रेशर पड़ेगा और उसका असर भी दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जितनी खबरें देखी उसके बारे में बताइए। आज़ाद बोल इंडिया नहीं किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपने सही समझा हो, फॉरवर्ड करने लायक, तो दोस्तों में ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है।